अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर देंगे गुजरांवाला से, जहां पर बिजली का बिल ज्यादा आने पर बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। 14,000 का बिल आने पर दोनों भाइयों में तकरार हुई। झगड़ा इतना बढ़ा कि बड़े भाई ने तेज धार आले से भाई के गले पर वार कर दिया। मकतूल जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महंगाई ने सचमुच आवाम को मार डाला। बिजली का बढ़ता बिल लोगों की जानें लेने लगा। गुजरांवाला के इलाके प्रिंस रोड पर बिजली के बिल के पैसों पर दो भाइयों में झगड़ा हो गया। बिजली के बिल का झगड़ा इतना बढ़ा कि बड़ा भाई छोटे भाई को धक्के देता हुआ घर के बाहर ले आया। भाई के सर पर पत्थर दे मारा, फिर भी दिल ना भरा तो तेजधार आला निकाला और भाई के गले पर फेर दिया। भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अहले खाना का कहना है कि दोनों भाई मिल बांट कर बिल अदा करते थे। झगड़ा सिर्फ इस बात पर हुआ कि बड़े भाई ने कहा कि तुम बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इसलिए ज्यादा बिल तुम दोगे, और बात जान तक चली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई मेहनत मजदूरी करते और एक ही मकान में रहते थे। घर का बिजली का बिल 14,000 रुपए आया था। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो गुजरांवाला में बिजली का बिल ज्यादा आने पर दो भाइयों में झगड़ा। दिलखराश वाक़े में सगे भाई ने तेज धार आले से छोटे भाई की शहरक काट दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सज्जाद डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, आप मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, ज़रा इस वाक़े के हवाले से मज़ीद बताइएगा और फैमिली का क्या कहना है? बिल्कुल, आज ये थाने करजा के इलाका प्रिंस रोड का वाक़या है, जहाँ पर दो भाइयों के दौरान जो है वो बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से झगड़ा हुआ और बड़े भाई ने जो है छोटे भाई को तेज़ धार आला का वार करते हुए उसकी शाहरक पे वार किया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया और उसके बाद वो जाँ भर ना हो सका और वो कत्ल हो गया। बड़ा भाई जो है वो मौका से फ़रार हो गया। इस वक्त मैं थाना करजाक में मौजूद हूँ, जहाँ पर उनकी फैमिली जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और उनकी बड़ी बहन से हम जानते हैं कि आज का वाक़या क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। का इशू यही था कि बिल की वजह से लड़े हैं। बिल बहुत ज़्यादा आया था। इन्होंने बोला कि मुझे बिल दे। बिल की वजह से उन्होंने झगड़ा कर लिया, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। किस भाई ने, मतलब किस भाई को मारा, जरा उनके नाम जरा बता। बड़े भाई मुर्तज़ा, आपस में उमर के साथ झगड़ा हुआ है और जो मुर्तज़ा था उसने मारा मेरे छोटे भाई को, कत्ल किया है बिल की वजह से। इससे पहले भी इनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ था? थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा होता था तो वो हम बहनें आते नहीं, समझा देती थी। वो भी बिल की वजह से समझा लेती थी कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आ गया तब देना तो है ही है ना। तो ये नहीं था पता कि आज ये ज़्यादा ही हो जाना। बहन है, उनका ये कहना था कि जो इन भाइयों का हर महीने जो है बिल की वजह से झगड़ा रहता था। ये 2 माह का बिल है जो 32,000 रुपये के करीब आया था और आज बिल की वजह से इनके घर में झगड़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। ये गरीबों के साथ एक जुल्म है। तो इनका ये कहना है कि खुदारा हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी की। बहुत शुक्रिया। बिजली के भारी भरकम बिल्स के खिलाफ आवाम फट पड़े हैं। कहते हैं कि बिजली आती नहीं और बिल हजारों रुपए के आते हैं। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा। सब पता है उन्हें। उनका तो काम ही यही है कि अवाम को मारा, शुरू से उन्होंने मारा। वो अपने मिशन पे कायम है। बिल देने को तो काबिल नहीं हम तो गुर्दे बेचने को फिर रहे हैं, बच्चे बेचने को फिर रहे हैं। आटा पूरा करे, पेट्रोल पूरा करे, क्या पूरा करे। जो ये वादे करते हैं ना अवाम से, इनको पूरे करने चाहिए। जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर उसके बाद ये अपने वादे भूल जाते हैं। ओए होए, घर का बिल तो ना ही पूछें, रोना आ जाता है और सांस जो है ना ऐसे बस ऐसे लगता है कि बस जान ही निकल गई। 14,000 रुपये बिल आया। बिजली का बिल पे कि घर के अखराजात वो देखें। आम शहरी का जीना हराम कर दिया इन्होंने। 100 यूनिट चल जाए, 200 यूनिट, 200 के ऊपर 1 यूनिट भी चला जाए तो ये 6,000 रुपए का टीका लगा देते हैं। 201 यूनिट हुआ है और हमारा बिल 15,000 है। हम कहाँ जाएं, कहाँ मरे? इन्होंने तमाशा बना रखा है इन्होंने। 24 घंटे में तकरीबन 12 घंटे लाइट नहीं होती है। उसके अलावा 12 से 12,000, 16,000, 18,000 तक का बिल आया। बिलों ने ऐसी हालत बुरी की हुई है, घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। जब से ये हुकूमत आई है, हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आमदनी है ही नहीं, टैक्सों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो गरीब कहाँ से देगा मेरे भाई? अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ, तुम गरीबों के ऊपर लगाते हो टैक्स। इस बार जो बिल 22,000 पे आया है, ये किस तरीके से भरे? पिछला 18,000 का जो बिल है वो भरते हुए हमारे को जो है बड़ी तकलीफ और परेशानी होती थी। हमारी दरखास्त है गवर्नमेंट से, खुदा का वास्ता है, या तो जान से मार दो। खुदा रसूल का वास्ता है गवर्नमेंट को, ये मेरे बाबा खुदा के लिए अपनी अय्याशी कम करो, ये बिल वही रेट करो जो पहले था। FPCCI ने IPP से मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। बाज़ाब्ता तौर पर पिटीशन दायर करेगी कि
IPPs کے معاہدوں پر مداخلت کرے جو ہر پاکستانی کے حق میں متاثر کرتے ہیں۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ IPPs معاہدوں کے تحت پاکستان اربوں روپے ان کمپنیز کو دے رہا ہے جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتی۔ IPPs معاہدہ عوام کا، اس میں صرف گھاٹا۔ FPCCI نے معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ باضابطہ طور پر پیٹیشن دائر کی جائے گی۔ درخواست میں عدالت سے اپیل کی جائے گی کہ وہ IPPs کے معاہدوں پر مداخلت کرے۔ یہ پاکستان کے حق کے زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے بجلی کے معاہدے عوام دشمن قرار دیے۔ کہا IPPs کی بدنیتی سے متعلق 2020 میں ہی خبردار کر دیا تھا۔ معاہدوں کے تحت پاکستان اربوں روپے ان کمپنیوں کو ادا کرتا ہے جو بجلی پیدا نہیں کرتی۔ مہنگی بجلی تمام پاکستانیوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ 2020 میں سابقہ عبوری توانائی کے وزیر محمد علی نے ایک تفصیلی رپورٹ لکھی تھی۔ بتایا تھا حکومتی نااہلی اور IPPs کے غلط بیانیوں کی وجہ سے سینکڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ رپورٹ آج تک مکمل طور پر نافذ نہیں کی گئی۔ کیوں؟ حکومت نے اس رپورٹ میں مطالبہ کردہ فورنسک آڈٹ کا حکم کیوں نہیں دیا؟ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 240 ملین پاکستانیوں کی بقا زیادہ اہم ہے یا 40 خاندانوں کے لیے یقینی منافع۔ چیئرمین ایپٹما آصف انعام نے بول نیوز کے پروگرام بیوپار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک بجلی سستی نہیں ہوتی اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی۔ دن بدن مسئلہ خراب ہو رہا ہے جبکہ پیداواری صلاحیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری ضرورت 22,000 میگا واٹ تھی جبکہ 40,000 تک معاہدے کیے گئے۔ حکومت کو عالمی معاہدوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ مسئلے کا حل تو اس طرح ہوگا کہ چکن اینڈ ایگ ہو گیا ہے کہ جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی، اور جب تک ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی 22,000 کا ہے اور لگ گئے ہیں تقریباً ہمارے پاس 42,000 اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے مزید راستے میں، تو یہ دن بدن مسئلہ خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا صرف یہی حل ہے کہ یہ جو اوور کیپیسٹی لگی ہے یہ ری نیگوشیٹ ہو اور اس سارے کو ختم کیا جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب 22,000 کی ہماری ضرورت تھی تو 40,000 لیے۔ ایک طرف جب آپ اس قسم کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کی بجلی نہیں اٹھے گی تو بھی پیسے دیں گے اور فلاں کریں گے، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سرمایہ کار آئے گا جو اتنے ہیوی ٹیکس انوائرمنٹ میں کام کرے گا، اس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے گی تو اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا۔ سیاسی پارٹیاں انتخابات میں اصلاحات کے لیے سنجیدہ نہیں۔ حکومت، اپوزیشن اور حکومت بنانے والے تمام پریشان ہیں۔ مسائل کا واحد حل آئین کی بالادستی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایک دوسرے پر تنقید اور نفرت پھیلانا پاکستان کے حق میں اچھا نہیں۔ مخصوص سیٹوں کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو جان چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر کوئی ادارہ حدود کراس کرے تو تنقید ہو، مگر ملک دشمن قوتوں کا حصہ نہ بنے۔ نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی PTI کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایش نائک نے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں جانے کا حلف نامہ دے چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے کوئی مخصوص نشست مانگی ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اصل تنازع پر مکمل خاموشی ہے اور عدالت کا 12 جولائی کا آرڈر آئین کی تشریح کے اصول کے منافی ہے۔ عدالتی فائنڈنگ سنی اتحاد کونسل اور فریقین کی گزارشات کے برعکس ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بانی PTI اور کارکنوں کی گرفتاری پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا کہ بانی PTI کی رہائی تک روزانہ احتجاج کریں گے۔ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ تب ہی ممکن ہے جب شہباز حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ اسد کیسر نے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے، فوری مستعفی ہو۔ نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ شبلی فراز نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے شروع ہونے والی علامتی بھوک ہڑتال ملک بھر میں چلے گی۔ یہ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ علامہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ بھوک ہڑتالی تحریک میں بھی حصہ ڈالیں اور ظالموں کو پیغام دیں۔ ملک کی آخری امید بانی PTI ہی ہیں۔ یہ کیمپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے سولیڈیرٹی کے لیے لگا ہے۔ ہم لوگ علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے آج اس کا آغاز کیا اس سخت گرمی اور حبس میں، اور ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے۔ چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے۔ یہ جعلی مینڈیٹ ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے، ان کو ریزائن۔ یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی۔ یہ
बेसाखियों पे खड़ी हुकूमत है। ये जो भूख हड़ताल है मुझे उम्मीद है मूवमेंट की शक्ल में ढलेगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अजीम मूवमेंट होगी ये भूख हड़ताल की मूवमेंट। मैं अपने तमाम दोस्तों को जो भी जिस जिंदगी के शोबे से तल्लुक रखते हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का इतराफ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बयान में कहा कि 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ज़मान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने, IMF को ख़त लिखने, साइफर लहराने और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। बानी PTI ने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई इतराफ़ नहीं किया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। सलमान अकरम राजा का हुकूमत के इल्ज़ामात पर जवाब। मजीद कहा कि पहले बानी PTI के घर पर हमला हुआ था जिसके खिलाफ एहतजाज किया गया। PTI ने एहतजाज के दौरान किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। 8 फरवरी को अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए। अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ फॉर्म 47 वालों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। बानी PTI की अदालत में बयान पर सियासी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि बानी PTI ने बिलाखिर ये भी मान लिया कि उन्होंने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये एतराफ़े जुर्म नहीं तो क्या है। बानी तहरीक इंसाफ के भांजे वर्दी लहराते रहे। ये कभी भूख हड़ताल, कभी मुल्क को बंद करने की बातें करते हैं। बानी PTI के एतराफ़ी बयान ने कई सवालात को जन्म दे दिया। सियासी रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंतशार के सरगना ने 9 मई वाक़े में मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर लिया है। PTI की सियासत रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही है। बानी PTI के खानदान के लोग हमलों की हिदायत देते रहे। ज़मान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। IMF को खत लिखने और साइफर लहराने की साजिश की गई। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI की ज़हनियत मुल्क को आग लगाना है। उन्होंने एतराफ़ किया कि 9 मई एहतजाज की हिदायत दी हैं। PTI वालों ने दिफाई तंसीबात पर हमले किए। दानियाल चौधरी ने वाज़े किया कि हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं हो रही। पाकिस्तान मुश्किलात के बावजूद बेहतरी की जानिब बढ़ रहा है। इमरान खान की जो मेंटेलिटी है वो आज भी वही है जो कल थी। वो एक मॉब मेंटेलिटी है, पाकिस्तान को आग लगाने की मेंटेलिटी है। कभी हम भूख हड़ताल की बात सुनते हैं, कभी हम पाकिस्तान को बंद करने की बात सुनते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। पाकिस्तान आज बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी ने बानी PTI से माफ़ी मांगने का मुतालिबा कर दिया कि बानी PTI मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए हसास इदारों को निशाना बनाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने मुल्क की हालात और बैन अवी ताल्लुकात को खराब करना PTI की सोची समझी साजिश करार दिया। कहा कि बानी PTI को अस्करी इमारतों और तनसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ पहले ही कर लेना चाहिए था। डिजिटल दहशतगर्द कौन है, इनके पीछे कौन है, पूरी कौम जान चुकी है। अदियाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के अवाम अपने असल दुश्मनों को पहचाने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिश वो शख्स कर रहा है जिसके अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। नाकाम खान की नाकाम तहरीकें उसके लिए बाइसे ज़िल्लत और शर्मिंदगी बन चुकी हैं। नौजवान नस्ल को मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात के बाद भी अगर कुछ वालिदैन ने सबक नहीं सीखा तो उनका अल्लाह हाफ़िज़ है। पाकिस्तान के 80% लोग अदालतों में पहुंच ही नहीं सकते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल उठा दिया। कहा, साइलिन को तारीख पर तारीख देते रहते हैं तो इनका क्या होगा। बार एसोसिएशन का कोई काम बार का नहीं बल्कि हमारा काम होता है। हम भी बार से हैं। कोशिश है कि बार के मसाइल पर बात और उनका हल हो। वज़ारत कानून ने जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म की रोशनी में पीका एक्ट मुल्ज़िमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून को वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। सोशल मीडिया पर इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वुर होंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले नासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के नई कायम अदालतों में होने का इम्कान है।
बैरिस्टर गौहर का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि मुल्क से लाकानूनियत को ख़त्म किया जाए, लोगों की पकड़ धकड़ ख़त्म करे, इख्तिलाफ को दुश्मनी में ना बदले। आपको बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि मुल्क से लाकानूनियत को ख़त्म किया जाए, लोगों की पकड़ धकड़ ख़त्म करें, इख्तिलाफ को दुश्मनी में ना बदलें। ये सबसे पहले हम कहते हैं ये लाकानूनियत खत्म हो, लोगों को ये पकड़ दकड़ खत्म हो, ये आग पॉलिटिकल आइसोलेट करके खत्म हो, ये इख्तिलाफ को आप दुश्मनी में बदल के दे रहे हो। दुश्मनी में नहीं, आप उनको बिल्कुल पाकिस्तान के दुश्मन बना करके वो हरकतें करें, ये खत्म हो। खान साहब की आज़ादी हो, उनकी रिहाई हो, साल ऑलमोस्ट करीब होने के आ गए, ऐसे क्राइम्स में दे नेवर कमिटेड, और फिर आप उस पार्टी को भी आइसोलेट कर रहे हो जिसको 3 करोड़ पाकिस्तानियों ने एक पार्टी को वोट दिया है, और वो भी बगैर निशान के, सिर्फ खान साहब के नजरिए, और 3 करोड़ वोट पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी ने लिए। इसी बड़ी पार्टी को आइसोलेट करने से मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। छोटे दुकानदारों के लिए बड़ी खबर, कराची समेत मुल्क के 42 शहरों में रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया है। FBI ने सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रिटेलर्स पर 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक माहाना फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहरों में रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स नाफिज किया गया है। तो आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी से दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की 1-on-1 मुलाकात हुई है। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने कहा कि आपके फलाही इक़दाम काबिल सताइश हैं, IT के बच्चों के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान करता हूँ। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन का गवर्नर हाउस आमद पर पुरतेपाक खैर मकदम किया। स्काउट्स ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की आमद पर गुलपाशी की। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने गवर्नर सिंध से गर्मजोशी से मुसाफिहा किया और खुसूसी दुआएं भी दी। गवर्नर सिंध ने बताया, सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने कहा कि आपके फलाही इक़दाम काबिल सताइश हैं। खल्क की खिदमत ऐन इबादत है, इसी जज्बे से खल्क की खिदमत करते रहें। जहां मेरी उनसे अंदर मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने गवर्नर हाउस में लिए गए जो इनिशिएटिव्स हैं, खास तौर पे IT इनिशिएटिव का, उसको बहुत सराहा। मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि सैयदना साहब ने हमारे इस IT इनिशिएटिव को सराहा है। यही अल्लाह ताला का खास पैगाम भी है। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने इस मौके पर IT के बच्चों के लिए 100 लैपटॉप देने का भी ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग हुई। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुतालिक मूडीज़ नुमाइंदों को आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जून 2024 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 9.4 बिलियन अमरीकी डॉलर्स तक हो गए। स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन कारकर्दगी मुस्बत माशी रुझान की अक्कास है। तरसीलात ज़र में 7.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो आपको बताएं कि हॉक्स बे और सीव्यू पर डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई है। 3 अफराद हॉक्स बे पर डूबकर जाँ बहक हुए। 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। एक शख्स सीव्यू पर डूबकर जान की बाजी हार गया। महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कूलों में जश्न आज़ादी से मुतालिक सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने कहा कि गर्मी की शिद्दत, बारिश के इम्कानात के बायस तातीलात में इजाफे का फैसला किया है। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स मुनाकिद करेंगे। तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। शहर कायद में जुलाई का असल मौसम लौट आया है। समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं। तेज़ बरसात के लिए अगले माह का इंतजार करना होगा। कराची में आइंदा चंद रोज तक मतला अबर आलूद रहेगा। शाम और रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने अगस्त में कराची में अच्छी बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची में समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल, हब्स का जोर टूट गया, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई, शहरियों ने सुख का सांस लिया। आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह अब्र आलूद रहेगा। शाम और रात में रिमझिम का सिलसिला जारी रहेगा। शहर कायद में 30 जुलाई से मॉनसून का नया स्पेल मुतवक्के है। अगस्त में कराची में अच्छी बारिशें भी हो सकती हैं। सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी। 30 जुलाई को फिर कराची में दोबारा से अच्छी बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश। तो जब भी तेज़ बारिश का स्पेल आता है तो उससे पहले जस्ट एक लो प्रेशर जब मूव करके आता है तो ज़ाहिर है वो बारिश का वजह बनता है। तो फिर
इस तरह से गर्मी और हब्स थोड़ा सा बढ़ जाता है उन दिनों में। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत जनूबी सिंध में रवां सीजन मामूल से जायद बारिशें होने का इम्कान है। और खेलों की दुनिया से खबर है, विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान टीम तारीख रकम करते हुए 10 विकेटों से मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने UAE के खिलाफ बगैर किसी नुकसान के हदफ का हुसूल करके नया रिकॉर्ड बना डाला। 104 रन का टारगेट गुल फिरोजा और मुनीबा अली ने 35 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तानी कुड़ियों की आउट क्लास परफॉर्मेंस हरीफ टीम UAE को बेबसी की तस्वीर बना दिया। खेल के तीनों शोबों में मद्दे मुकाबिल की एक नहीं चलने दी, 103 रन से आगे नहीं बढ़ने दिया। सादिया इकबाल, नशरा सिंधु और तूबा हसन ने 2-2 शिकार किए। कप्तान निदा डार ने 1 विकेट हासिल की। 104 रन के टारगेट के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने UAE के बॉलर्स को बल्ले की नोक पर रखा। गुल फिरोजा और मुनीबा अली ने नाकाबिल शिकस्त शराकत में हदफ हासिल किया। गुल फिरोजा 62, मुनीबा 37 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।